लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरीके से लीनियर फंक्शन और नॉन लीनियर फंक्शंस आपस में अलग अलग थे और हमने पाया कि बहुत सारे नॉन लीनियर फंक्शंस हैं जो लाइन की तरह फॉलो नहीं करते हैं। अब हम जानना चाहेंगे उन सबकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग सो दैट हमारे लिए फिजिक्स जो है आसान हो जाए जब हम उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ लाइन के विषय में। स्वागत है आपका फिजिक्स विद यू में। इस बार हम लाइन और का पार्ट 2 लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे लाइन और उसके एनालॉजिकल रिलेशंस की अंडरस्टैंडिंग पर। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। लाइन, तो लाइन को सबसे पहले हम कोशिश करेंगे डेफिनेशन समझने की। तो मैथमेटिकली लाइन इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट है और इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम ये वर्ड ध्यान रखना, एटलीस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा जो पाथ है वो लाइन हो जाता है। ये लाइन की एक डेफिनेशन है, राइट। जाने को आप यहाँ पे किसी भी तरीके से जा सकते हैं, बट ये पाथ लंबे होते चले जाएंगे इनफिनाइट वे। दो लाइनों को कनेक्ट करने के लिए आपके पास लाखों करोड़ों पता नहीं कितने तरीके हो सकते हैं। मैं ऐसे भी आ जाऊं, मेरा मन करता है मैं ऐसे 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 आ जाऊं, तो कितने तरीके निकल सकते हैं, बहुत सारे। पर जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो एक ही होगा, ठीक है। और उसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो यही लाइन की डेफिनेशन है। तो इसी डेफिनेशन को हम यूज करते हैं लाइन को समझाने के लिए, ठीक है। अब मैं जो आपसे विशेष बात जो कहना चाह रहा था ये कि मैं यहाँ पे लाइन की मैथमेटिकल डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, ऑल्दो आई विल यूज द मैथ, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में मैथ का बहुत बड़ा रोल है। बिना मैथ फिजिक्स चल नहीं सकती, बट हमें मैथ के चक्कर में फिजिक्स को खोना नहीं है। यानी कि हमें फिजिकल इंटरप्रिटेशन करनी है मैथ की हेल्प से, ना कि मैथ करना है। तो इस दो बातों का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। हम कर क्या रहे हैं, हमें अपने आप में क्लैरिटी होनी चाहिए उस विषय में। तो मैं कहने के चाह रहा था कि पहले तो आप बिल्कुल इसका रिलेशन जो है उसको समझिए और उसको समझ के आप उसको एनालॉजिकल वे में, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो लास्ट में एक दो प्रॉब्लम दूंगा, वहां से आप इसको कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देखिए कुछ इसमें कलर है, तो कलर कोड का थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैं कलर यहाँ पे जान के डालता हूँ, आप तो सिंगल पेन से लिखेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जब समझना और समझाना होता है तो अलग अलग पेन का अलग अलग मीनिंग है। यहाँ पे मैं मीनिंग बता दूं आपको। y का मतलब है कि वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, दोनों इसलिए एक कलर में। ये आपको पता ही है कि डिपेंडेंट पैरामीटर है, x इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। ये डिपेंडेंट पैरामीटर फंक्शन है इंडिपेंडेंट पैरामीटर का, जिसको हमने लास्ट वीडियो में करा, नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को देख ली, समझ लें कि हाउ y इज फंक्शन ऑफ x। नाउ अंडरस्टैंड। तो इस फंक्शन में x की पावर अगर देखेंगे तो पावर कितनी है, 1। यहाँ पे अगर समझे तो x की पावर हो जाएगी 0। तो ये y के साथ, y का जो रिलेशन है x के साथ, तो कैसा रिलेशन है, उसको कहते हैं लीनियर रिलेशन। अगर यहाँ 1 का ऑर्डर चल रहा होता है तो क्या कहते हैं, लीनियर है। तो ये क्लैरिफाई हो गया कि तो हम इसीलिए इस रिलेशन को लीनियर इसलिए कहते हैं कि लाइन की क्वेश्चन होती है। एक बात समझ में आ गई। अब जो बात आपको समझ थोड़ा सा कम आएगी वो आएगी ये, क्या है ये m क्या है, और अगला पॉइंट क्या है मेरे पास, ये c क्या है। अब देखिए m की जो डेफिनेशन है, जो हमने लाइन की डेफिनेशन करी है वहीं से, ये जो लाइन की डेफिनेशन है वहीं से है। तो इसको समझते हैं जरा हम। देखिए ये हमारे पास एक लाइन है, समझ में आ रहा है आपको, और ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड होगा। मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब है टेन थीटा। टेन थीटा को हम कहते हैं स्लोप। तो स्लोप की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, और इसी स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप समझ में आ गए, एम मतलब क्या, टेन थीटा स्लोप, राइट।
तो स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। और मैंने देखो यही सेगमेंट जो आपको यहाँ बताया था दो पॉइंट के बीच का, यही लिया है। यहाँ पे एक पॉइंट तो ये वाला है, वाई नॉट एक्स नॉट, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। यूजुअली ये वाला लिया जाता है। ये देखिए, मैं इसको पेन से ही मार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये देखिए, इस वाले पॉइंट को हम कह देते हैं कि हम एक्स नोट वाई नोट ले रहे हैं। आप कोई भी ले सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं। और वाई और एक्स जो है वो हमारा क्या है? वो हमारे वेरिएबल्स हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? तो दो पॉइंट हो गए। तो ये मैंने कहा था डेफिनेशन के हिसाब से, तो आपको समझ में आ गया। स्लोप मतलब क्या? tan थीटा। और tan थीटा कैसे निकाला जाता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसको वन पॉइंट फॉर्म कहते हैं मैथमेटिक्स में। वन पॉइंट फॉर्म और टू पॉइंट फॉर्म भी यूज होता है। हम यहाँ वन पॉइंट फॉर्म से काम चला रहे हैं, हमारा काम इतने से ही चल जाए। तो m मतलब स्लोप। तो ये क्लैरिफाई हो गया आपको? अब आगे चलते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या आ रहा था? m तो क्लैरिफाई होगा स्लोप पे। c, c देखेंगे यहाँ पे, ये c है। ये पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है ये बेसिकली। मार्क कर देते हैं इसको, ये मार्क कर दी मैंने। तो ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है। तो ये इस लाइन का y एक्सिस पे क्या है? इंटरसेप्ट है। वो ये लाइन y एक्सिस को कहाँ काटती है? ठीक है, जहां काटती है यहाँ पे जीरो है। पता है ना आपको, ये जीरो पॉइंट है। तो ये जीरो पॉइंट है, तो जीरो से वाई पे जहां भी काटेगा, ठीक है, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो उसको उसके लिए क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, राइट। ऑल्दो मैंने डिटेलिंग करी है, थोड़ी देर में बताऊंगा ये कहाँ से आया। वे आपको समझना आ रहा हो शायद ये कहाँ से आया। ये क्यों कर रहा है कि नॉर्मली जब हम बुक्स में पढ़ोगे आप या कहीं भी पढ़ोगे, हम ये स्टेप मिस कर जाते हैं। ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलने वाला, ये वाला पार्ट जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है ना? जो क्यों लिया है मैंने, मेरे को क्या जरूरत पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपकी जनरेट होती है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। यहीं पे जाके बच्चे गलती करते हैं, दिखाऊंगा कैसे। देखिए, तो सी की डेफिनेशन आपको क्लियर है ना? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, राइट। चलते हैं। तो आपको करना क्या है यहाँ पे? अब एक दूसरी लाइन ले रहा हूं मैं। अब ये लाइन आपको थोड़े बहुत कैसे नजर आ रही है, आप मुझे बताइए। जो नई लाइन आई देखिए आपको, ये नई लाइन है। जो नई लाइन है ये इसके जस्ट पैरेलल नजर आ रही है ना? तो पैरेलल आने का मतलब क्या है? जितना इंक्लाइंड ये है उतना इंक्लाइंड ये होगा। लाइन तो इन्फिनिटी पे जा सकता है ना, तो जितना इंक्लाइंड ये इतना इंक्लाइंड ये है। तो ये जो थीटा है ना, ये इन दोनों का क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। थीटा एक होने का क्या मतलब निकलता है? तो मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, क्या मान ले? इसका स्लोप है m1। क्या है स्लोप इसका? m1। और इसका स्लोप है m2। अब हम कह रहे हैं जी ये दोनों बराबर हैं। तो अगर आपका m1 और m2 बराबर है, इसका मतलब क्या बराबर है? इसका मतलब थीटा बराबर है। दोनों का इंक्लिनेशन एक जैसा है। ये यहाँ पे यही थीटा है जो ऊपर वाले का थीटा है। तो इसका मतलब स्लोप बराबर है। स्लोप बराबर है, इसका मतलब लाइन पैरेलल होगी। अब लाइन तो दो ही तरह से हम कहते हैं ना, या तो पैरेलल है या फिर नॉन पैरेलल, राइट ना? तो पैरेलल लाइन है मतलब स्लोप बराबर है, सिंपल डेफिनेशन। आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक लाइन लेते हैं हम, ये लाइन पैरेलल नहीं। जो मैंने कहा लाइन तो दो ही होती है। अब अगर ये पैरेलल नहीं है तो आप अगर ध्यान से आप देखो इसको, तो आपको दिखेगा इसका जो ये स्लोप वाला पार्ट है ये यहीं पे कट गया है। इसका स्लोप ये है, जो कि थीटा के बराबर नहीं है। ये नहीं है थीटा के बराबर। ग्रीन वाला थीटा रेड वाला थीटा के बराबर नहीं है। थीटा डैश कर देता हूँ यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा? m1 और m2 बराबर नहीं होंगे, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। तो उस केस में हम कहेंगे क्या है? लाइन पैरेलल नहीं है। बड़े सिंपल सा डेफिनेशन है, ज्यादा आपको होच में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब नॉन पैरेलल केस में एक बड़ा टिपिकल केस होता है, कोई बताएगा कौन सा होता है वो? हाँ, ये दोनों परपेंडिकुलर भी तो हो सकते हैं। तो देखते हैं जरा, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? ये 90 डिग्री बना रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन, ये याद रखना, मैथ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। m1 इक्वल टू होता है इनवर्स ऑफ m2। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फिजिक्स के लिए भले ही ना हो पर मैथ के लिए है।
पर आपको समझना है इसलिए जरूरी है कि आपको लाइन समझना है। ठीक है, तो चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, आपको आसानी से करनी है। हाँ, अब जो कुछ नीट के स्टूडेंट है वो ये सोच रहे होंगे हम ये क्यों करें। तो बेसिकली मैं आपको मैथ पार्ट में डिटेल में नहीं ले जा रहा, पर जो फिजिक्स के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग जरूरी है उसको बिल्डअप करने के लिए ये वाले पार्ट बहुत इसेंशियल है, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट में जाते हैं तो हम इसकी बात नहीं करते हैं। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। पूरी वीडियो को समझने के लिए ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब जो मैं आपसे कह रहा था सी की वैल्यू ये कैसे आई, ये अब आपको बता रहा हूँ। ये थोड़ी डिटेलिंग है। तो ये रिलेशन तो हमें क्लियर था, आपको याद हो गया होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दो तीन बार मैंने मैं बोल के देख लिया, आंख बंद करें बोले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है, स्लोप है, सी क्या है, इंटरसेप्ट है ऑन वाई एक्सिस। वाई और एक्स के वेरिएबल्स है। बस इतना आपको दो तीन बार बोलना, आपको याद हो जाएगा। तो लाइन हमें पता है, लाइन हमारी ये है। आते हैं आगे। और जो मैंने डेफिनेशन बताई थी एम को, बस उसी को दोबारा लिखा है मैंने, बट स्लोप के टर्म में। ये देखिए यही डेफिनेशन थी, इसको बस मैंने थोड़ा सा दाएं बाएं करा है। आगे चलते हैं। अब अगर इसको थोड़ा सा सेट करेंगे आप, तो ये क्वेश्चन वही है। देखिए सेट करके आपने क्या करा, यहाँ पे रखा है, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दिए, ये इधर आ। तो ये इस रिलेशन को थोड़ा और सेट कर लें। ये मैथ है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा बहुत अपने आप अलजेब्रिक थोड़ा सा रिलेशन करेंगे, आपको समझ में आ जाए। तो ये टर्म आ गया। अब आपको समझ में आएगा सी वाली टर्म कहाँ से है, यही है ना सी। ठीक है ना, और एम एम। ठीक है, राइट। अब मुझे ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, आप इसको समझिए। कई बार हम कहते हैं कि स्लोप जो है ना हमारा, वो क्या है, जीरो है। स्लोप जीरो का मतलब समझते हैं क्या है। अगर भाई ये स्लोप मेरा जीरो है, इसका मतलब ऊपर वाले जो क्वांटिटी है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ऊपर वाले को, न्यूमिनेटर। क्या कहते हैं इसे, न्यूमिनेटर। ये हमारा क्या है, जीरो है। ठीक है, एक इक्वेशन मैंने की वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, एक ये चीज समझ में आ रही है हमें। तो ये पैरेलल लाइन की इक्वेशंस होगी, राइट। तो ये लाइन के एक पैरेलल सेट ऑफ इक्वेशंस होगी। ये देखो इधर, आपने देखा है सर, ये लाइन, ये y इक्वल टू जीरो है। जहां पे वाई नॉट क्या हो जाएगा, वाई नॉट जीरो पे आ गया, तो y इक्वल टू जीरो की लाइन है। अगर आप इसमें क्या करो, अगर आप पैरेलल लाइन डालना चाह रहे हो, मान लेते हैं ये आपने डाल दिया, तो यहाँ पे y की वैल्यू बदल जाएगी। क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन क्या होगा इसका, ये तो आपका था y इक्वल टू जीरो, वाई नॉट क्योंकि जीरो था तो जीरो ही होगा, खत्म हो गया। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा, ये नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके। ठीक है ना, तो हमारा क्या था, y माइनस वाई नॉट। अब यहाँ पे वाई नॉट, यहाँ पे क्या है, अब वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे क्या है वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, 1 2। मैं 2 मैंने ले लेता हूँ, नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव ले लिया। तो y माइनस माइनस टू कितना हो जाएगा, +2, इधर जाके फिर -2। ये y इक्वल टू -2 की लाइन होगी। ऐसे अगर ऊपर लेना चाहेंगे तो ऊपर भी ले लेंगे आप। ठीक है ना, तो आप इसी टर्म्स में कर सकते हैं। अब ऐसे ही एक अपोजिट सिचुएशन लेते हैं, क्या, इनफाइनाइट है। अब ये m इक्वल टू इनफाइनाइट है, मैं बताऊंगा ये मैं क्यों बातें बता रहा हूँ, अगले में देखना केस में क्या गड़बड़ा है। तो m इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट जो है डिनोमिनेटर, ये जीरो हो जाएगा। इसके जीरो का मतलब क्या है, x इक्वल टू एक्स नॉट हो जाएगा। तो अब जो लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन दिख रही है अब आपको, कि मैंने इसका कलर चेंज कर लिया। देखिए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है ना, तो ये x जीरो पे ही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, x इक्वल टू क्या, जीरो। ठीक है ना, अब अगर आप इसमें आगे ले जाएं ऐसे, तो अब इसकी इक्वेशन आप बता रहे, मैंने बताया। सिंपल है ना, टू पे ही तो लाइन है, तो x इक्वल टू टू बनेगा। एग्जाम्पल -2 का यहाँ दे दिया था आपको। तो जो लाइन होती है हमारे x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल, उनकी इक्वेशंस आपको आ जानी चाहिए, राइट। और उनके लिए एम स्लोप किस तरीके से करता है और क्यों करता है, और तब जाके
इस इक्वेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है। तो लाइन एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल में है तो इक्वेशन में वाई आता है, ये ध्यान रखना। और वाई एक्सिस के पैरेलल में है लाइन तो इक्वेशन में एक्स आता है। इस टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब ये मैंने बड़ा सिंपल सा रिलेशन यूज करा है, उसी को दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं पर किसी और तरीके से। अब देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब अगर आपका स्लोप जीरो है तो आप सीधा यहाँ जीरो की वैल्यू डाल दीजिए। इतना लंबा चौड़ा पिछली बार हमने करा, क्यों करा? आपको समझाने के लिए। तो यहाँ m इक्वल टू जीरो डाल दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा? c आ जाएगा, ठीक है ना। c आ तो जाएगा, तो क्या ये c के बराबर है? अब हमें पिछले एक्सपीरियंस से पता है नहीं है बराबर। c क्या था हमारे पास? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। कब? जब x जीरो है। तो फिर तो करना कहानी ठीक है, यानी कि ये तब y नॉट के बराबर हो जाएगा। चलिए इसलिए इस कहानी को ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। ये बराबर सी के हो जाएगा पर उस समय एक्स नोट क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा, तब जाके वैल्यू ये वाई नोट के बराबर। सी तो तब भी रहेगा। तो कहते भले ये मैथ एक इंटरसेप्ट है पर वैल्यू ये वाई नोट की ही रहती है। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू कब लेते हैं? जब हमारा एक्स इक्वल टू क्या होता है? जीरो। एक्स नोट हमारा जीरो होता है, तो उस समय सी जो हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ यही रह जाता है, इसी के बराबर रह जाएगा। ठीक है, तो आपका सी क्या रह जाएगा? वाई नोट। मैं यही बात बता रहा था कि ये बात नॉर्मल मतलब मिसिंग रहती है, इसलिए बच्चे कई बार कंसेप्ट समझ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं भाई यही है टर्मिनोलॉजी, तो कुछ भी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं हो सकती। यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो पे जब आप बात करेंगे, इंटरसेप्ट की बात करेंगे, अगर कोई लाइन इस तरीके से है तो हम जब इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्स जो है वो जीरो होगा, ठीक है ना। तो इसलिए सिर्फ बात किसी रह जाएगी वाई नोट की, इसलिए सी जो है सिर्फ वाई नोट के बराबर रह जाता है, जैसे कि राइट। दूसरा पॉइंट, स्लोप की अगर आपको क्लैरिटी है ही तो उसके विषय में कुछ कहना है। अब इस बार थोड़ा सा कहानी क्यों बदल रहा हूँ, स्लोप की इक्वेशन क्यों आई है यहाँ पे? यहाँ पे इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी है तो किसको जीरो होना चाहिए? इसको। अब यहाँ पे अगर इन्फिनिटी डालूं तो फिर कैसे करूंगा इक्वेशन को हैंडल? आपसे क्वेश्चन हैंडल ही नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इस विषय में फिर तब क्या करते हैं, हम वहीं पे यूज करते हैं। क्या यूज कर रहा था? एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। समझ रहे हैं ना बात को? इसने जीरो होना है ना, तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट है ये। जैसे y इक्वल टू वाई नोट था वहां पे, यहाँ पे x इक्वल टू एक्स नोट। इसलिए मैंने यहाँ सी ना लिखा, सी डैश लिखा है, कुछ रिलेशन चेंज हो। तो ये गॉट माय पॉइंट। लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स के लिए यही इंपॉर्टेंट है। अब आपके क्वेश्चन समझ में आ चुकी है, आपको पता लग चुका है जो रिलेशन है। और रिलेशन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लाइन आपको पता है, पता है आपको m क्या है, आपको क्लैरिटी है कि m क्या है। m क्या है? स्लोप है। क्या है? स्लोप है, राइट। सी क्या है? इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है एक्स एक्सिस के साथ। एम tan थीटा कर देंगे तो एम आ जाएगा, राइट। और ये इंटरसेप्ट है, ये पॉइंट इंटरसेप्ट है, तो यहां से हमारे को सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू क्या है? ये क्लैरिफाई हो गया ना आपको? ये सी की वैल्यू थी, ये वैल्यू बस यहां तक बस, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो चुके हैं। तो एम क्या है? स्लोप है। सी क्या है? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, फिर एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी, मैं सारी बातें समझ में आ जाएगी। आपने अभी थोड़े दिनों पहले एक क्वेश्चन करा होगा मेरे साथ, एंड दैट वाज द x इक्वल टू vt। करा ना वन डे मोशन। मैंने इस वक्त थोड़ा सा चेंज करा है, यहाँ पे इस x नोट को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब x नोट क्या बता रहा है? इंटरसेप्ट की वैल्यू बता रहा है। तो पैरामेट्रिक वे में अब आपको यहां से ये बताना है कि कौन सा रिलेशन क्या है। तो समझिए, हमारे पास डिपेंडेंट पैरामीटर है y, इंडिपेंडेंट पैरामीटर है x। क्लैरिटी है आपको? मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन। अपनी प्रॉब्लम में साथ साथ आप देख, एनालॉजिकल रिलेशन इसी को कहते हैं। यहां पे समझिए अब इसको। यहाँ पे जो y था वो यहाँ पे क्या हो गया? x हो गया। और जो यहाँ पे x था, मतलब इंडिपेंडेंट पैरामीटर था, वो यहाँ पे टाइम हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह के रिलेशन को कहते हैं एनालॉजिकल रिलेशन। इसको समझने की कोशिश करें जरा। एनालॉजी क्या हो गई? जो वहां y था यहाँ पे क्या हो गया? x। और जो यहाँ x था वो यहाँ क्या हो गया? t। मैंने क्वेश्चन जान के थोड़ा आगे पीछे करा ताकि आपको एनालॉजिकल रिलेशन समझने में आसानी हो। नाउ दिस इज योर x, ये इसके साथ कपल्ड है, तो ये एनालॉजिकली कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है?
ये एनालॉजिकली कनेक्टेड है, ये रहा y। तो एनालॉजिकली आपके रिलेशन में कौन हो गया, ये हो गया x। अब यही एनालॉजी अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप क्या है, सॉरी स्लोप क्या है, स्लोप है यहाँ m, यहाँ पे स्लोप कौन है, यहाँ पे स्लोप कौन है, यहाँ पे स्लोप है v। ये होता है एनालॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। आपको क्वेश्चन देखो, आप अपने क्वेश्चन में पकड़ लो कि मेरी क्वेश्चन स्लोप कौन है, v। ठीक है, आपको ध्यान होगा एक्सटी ग्राफ पे v क्या होता था, स्लोप होता था, और वो वेलोसिटी को बताता था। ठीक है ना, तो एनालॉजिकली आपको समझ में आ गई बात। अब ये क्या है, c क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को समझो, यहाँ से ये वाला पार्ट। तो इसी को कहते हैं एनालॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। आप अपनी इक्वेशन को देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन को आपने देखा जैसा कि मैंने टेबल में आपको दिखाया, स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से आप अपने जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें जो पैरामीटर है उसको उस नजर से देखना शुरू करो। तो एनालॉजी क्या हो गई, जैसे हमारे टाइम में क्रिकेट खेलते थे तो हम कहते थे कि मान लीजिए रिकी पॉन्टिंग वाज द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम। तो एनालॉजिकली इंडियन टीम का कैप्टन राहुल द्रविड़ था वहां पे। तो दैट वाज कॉल्ड एनालॉजिकल रिलेशन। जो वहां का वाइस कैप्टन है, यहाँ का वाइस कैप्टन। ठीक है, आप आज के संदर्भ में सोच सकते हैं, तो सोच लीजिए जरा उसको। जो भी आपके पास प्लेयर है, ठीक है, क्रिकेटर में सोचना चाह रहे हैं वैसे सोच लो। प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट सोच लो, वहां ट्रम्प हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रेसिडेंट कौन है वैसे सोच लो। तो दैट इज कॉल्ड एनालॉजिकल रिलेशन। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन को अपनी प्रॉब्लम के इक्वेशन के साथ जोड़ना, कई इस बार यहाँ सिंपल था पर कई बार ऐसा होता नहीं है, तो उसको उस तरीके से देखना पड़ता है कि कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा स्पेशल फीचर है एनालॉजिकल रिलेशंस को समझना। ठीक है, तो आपके पास ये स्लोप आ गया जनरल रिलेशन, और आपके अपने रिलेशन में क्या है आपको पता होना चाहिए। तो वैसे तो मैंने बता ही दिया, स्लोप यहाँ m है, यहाँ पे स्लोप कौन है, वेलोसिटी आपकी प्रॉब्लम में। यहाँ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कौन है, c हम कहते हैं, यहाँ पे कौन है, x नॉट। तो x नॉट इनके रिलेशन के हिसाब से समझिए, x नॉट क्या हो, x नॉट हुआ इनिशियल पोजीशन, राइट ना। x नॉट क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन, ये आपके अपनी प्रॉब्लम के साथ। v क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्लोप ऑफ टी कर्व, राइट, जो कि लीनियर है। अगर तो ये ध्यान रखना, बात लीनियर की हो रही है, नॉन लीनियर में केस बदल जाएगा, बताऊंगा कब जब मैं आगे करवाऊंगा आप। तो ये बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो आप कुछ भी क्वेश्चन देखोगे आपको क्वेश्चन से पकड़ लोगे कौन क्या है। और ये जो कौन क्या है इक्वेशन को देखते ही पकड़ पाना आपकी फिजिक्स की आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। देखिए, अगर आपको ये सब समझ में आया तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। प्रॉब्लम दिया मैंने आपको कि आपको मास करना है और एक रेजिस्टिंग फोर्स है, उसको एस्टिमेट करना है आपको, और मैंने आपको फोर्स और एक्सेलरेशन रिलेशन दे रखा है। फोर्स है, लीनियर है सब कुछ, ऑल्दो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर टर्म में बात नहीं कर रहा मैं, लाइन के टर्म में बात कर रहा हूँ, सिंपल। तो एफ इक्वल टू 5a+1, सब कुछ ऐसा यूनिट में है। आप यहाँ मान के चलना मैं कि सब कुछ किस यूनिट में है, ऐसा यूनिट में, सब कुछ ऐसा यूनिट में, एवरीथिंग इज इन ऐसा यूनिट। आपको कुछ यूनिट के विषय में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आपको प्रॉब्लम समझानी है, अभी हमें मैथ नहीं करना। ठीक है ना, सब कुछ किस यूनिट में है, ऐसा यूनिट्स में। तो आप बताइए क्या आंसर आ रहा है मास का, कोई बताएगा। अच्छा, कुछ कह रहे हैं कि हम रिलेशन ही नहीं पता, तो रिलेशन बता देता हूँ। एफ का रिलेशन होता है, इसको पढ़ा होगा आपने, न्यूटन्स का सेकंड लॉ है। और सेकंड लॉ एग्जैक्टली ये नहीं है, बट हाँ ठीक है, एक वे में आप समझ सकते हैं कि क्लोज टू सेकंड लॉ है, जब आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती तो। एफ इक्वल टू एम ए, आगे नहीं है, ठीक है, पर मैंने यहाँ कह दिया आपको कि रेजिस्टिंग फोर्स है। तो आप जो है तो फिर रेजिस्टिंग फोर्स होगा तो इसके साथ घटेगा, घटेगा तो उधर जोड़ देते हैं, उसको हम एफ नोट मान लेते हैं। इनिशियल रह सकता है ना, जैसे मैंने इस वाली प्रॉब्लम में क्या करा, मैंने एक्स नोट मान लिया, तो यहाँ जैसे एक्स नोट माना तो यहाँ एफ नोट मान लेते। आप बताइए, कर सकते हैं। अगर आपको एनालॉजिकल रिलेशन है तो आपने कर लिया होगा अब तक। मास है 5 kg, है ना, और रेजिस्टिंग फोर्स है कितना, 1 न्यूटन। सिंपल है, मैंने कोई मैथ नहीं करा, मैंने कोई पेन नहीं उठाया,
मैंने कुछ नहीं उठाया, मुझे सेकंड लॉ आता था न्यूटन्स का, ठीक है, मुझे एनालॉजिकल कपल करना आता था, मुझे पता था मास और रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, ठीक है, उसको इक्वेशन कहाँ होनी चाहिए, उसको कहाँ प्लेस होना चाहिए। सो आई कम टू नो दैट मास इज दैट दिस वन और this one। तो आपको इस समझ में आ गया एनालॉजिकल रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बात बताया, इक्वेशन हर बार इस फॉर्म में नहीं मिलेगी, आपको इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर पॉसिबल है तो। बट आपकी आंखों में नूर अगर आ गया एनालॉजिकल रिलेशन को समझने का, तो आप कोई सी भी प्रॉब्लम आपकी आधी हो जाएगी। बाली है आपके लिए, बाली के सामने आते ही क्या होता था, जो भी सामने वाला होता था उसकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व। तो एक बार आपको एनालॉजिकल रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो सामने जो भी प्रॉब्लम होगी वो आधी सॉल्व। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का पार्ट यहीं पे खत्म करता हूँ, जो हमारा था लाइन और लाइन के एनालॉजिकल रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग की अबाउट। हमने सीखा कि स्लोप और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस हम इक्वेशन को देख के ही पकड़ सकते हैं। ठीक है, अगली बार हम करेंगे पैराबोला के विषय में बातें, और हम पैराबोला के बारे में जब बातें करेंगे तो आपको फिर बताऊंगा कि ये एक इक्वेशन है जिसमें ऑर्डर 2 चलता है। लाइन में क्या क्वेश्चन चल रहा था, ऑर्डर 1, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या इक्वेशन का ऑर्डर चलता है 2। देखिए ये 2 दिख रहा है ना आपको, तो ये थोड़ा 1 डिग्री बढ़ गया, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ थैंक्स फॉर द लर्निंग विथ वाइजस, मिलते हैं फिर से।